एक दौर था जब बाबा रामदेव टीवी पर योग सिखाते थे, लेकिन आज संसद के बाहर, अदालत के कटघरे में, बाजार के बोर्डरूम में और सत्ता के दरबार में बराबर की दखल रखते हैं। वो शख्स जिसने कहा था, अगर स्वदेशी अपनाओगे तो भारत को अमेरिका से भी आगे ले जाया जा सकता है, वही शख्स अब बाजार के हर कोने में स्वदेशी के नाम पर अपना सामान लिए खड़ा दिखता है। दंत मंजन से लेकर डेटा सर्विस तक, घी से लेकर सरकारी नीति तक, अब इसका प्रभाव योग की चटाई से उठकर सत्ता के सिंहासन तक फैल चुका है। शुरुआत से ही इनके भाषणों में अध्यात्म की मिठास कम और सियासत की तलखी ज्यादा थी। कि आपको 75-80 रुपए का पेट्रोल चाहिए कि 35 रुपए का? टैक्स खत्म कर दीजिए। हिंदुस्तान में 50% महंगाई एक दिन में ही खत्म हो जाए। ये काला धन वापस आ जाएगा। 50 साल तक हिंदुस्तान को कोई टैक्स लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ये वो जुमले हैं जो सुनने में भले ही मनोरंजक लगें, लेकिन असल में ये भारत की आधुनिक राजनीतिक कथा में एक बाबा के प्रभाव की झलक है। बाबा रामदेव एक योग गुरु, एक बिजनेसमैन, एक राजनीतिक शक्ति और कई बार एक गैर जिम्मेदार बयानवीर हैं, जो कभी ओबीसी की ऐसी की तैसी कर देते हैं। बोलो बाबा जी, आप तो ओबीसी हो, ओबीसी वाले ऐसी तैसी कराए। तो कभी मुसलमानों के खिलाफ नफरत का प्रसार करते हैं और सुप्रीम कोर्ट से डांट खाते हैं। रामदेव आज सत्ता के गलियारों में न सिर्फ सहज घुल मिल चुके हैं, बल्कि खुद एक वैकल्पिक नैरेटिव गढ़ने की कोशिश में भी लगे हैं, जिसमें धर्म, बाजार और राजनीति एक साथ चलते हैं। इसलिए दूसरे ब्रांड्स की जीन्स असभ्य है, वहीं पतंजलि की फटी जीन्स में भी भारतीयता का पूरा ध्यान रखा गया है। फटी भी जीन्स रखी है, लेकिन उसमें भारतीयता का ध्यान रखा है। बाबा रामदेव की राजनीति में सक्रियता आईएसी मूवमेंट के दौरान दिखी, जब वो काला धन वापस लाने को दृढ़ प्रतिज्ञ दिखते थे, लेकिन धीरे धीरे वो शायद काले धन को भूल गए और केवल धन पर फोकस किया। नतीजा ये कि भारतीयता का ध्यान रखते रखते कारोबार लगभग 50,000 करोड़ रुपयों तक पहुंच गया। बाबा रामदेव के साम्राज्य के पीछे धोखाधड़ी से भरपूर प्रैक्टिसेस तो है ही, समाज को तोड़ने वाली सांप्रदायिकता और जातिवाद का तड़का भी है। फ्रॉड बाबा के इस एपिसोड में बात रामदेव की, कैसे राष्ट्रवाद का चोला पहनकर बाजार में एंट्री मारी और फिर कैसे देखते ही देखते घर घर में घुस गए। नमस्कार, मैं हूं नीरज और आप देख रहे हैं मॉलिटिक्स। रामदेव के बचपन के बारे में उपलब्ध जानकारी के हिसाब से इनका असली नाम राम किशन यादव है। इंडिया टुडे की न्यूज लिंक के अनुसार रामदेव का जन्म 25 दिसंबर 1965 को हरियाणा के महेंद्रगढ़ जिले के सैयदपुर गांव में हुआ। बचपन से ही उनके चेहरे का बायां हिस्सा आंशिक रूप से लकवाग्रस्त था। रामदेव ने शाहबाजपुर, हरियाणा में सरकारी स्कूल में 8वीं कक्षा तक पढ़ाई की। छोटी उम्र में ही दयानंद सरस्वती की लेखनी से प्रभावित होकर उन्होंने सरकारी स्कूल छोड़ दिया और गुरुकुल में चले गए। कुछ समय बाद उसी गुरुकुल में एक और लड़का आया, बालकृष्ण। बालकृष्ण के पिता नेपाल से मजदूरी करने भारत आए थे। गुरुकुल के एक शिक्षक ने उन्हें सलाह दी कि वो अपने बेटे को भी यहीं पढ़ने के लिए छोड़ दें। फिर रामदेव और बालकृष्ण की दोस्ती हो गई। दोनों साथ में योग, आयुर्वेद और वेदों पर चर्चा करते थे। रामदेव को योग में गहरी दिलचस्पी थी, इसलिए उन्होंने हिमालय की ओर रुख किया। गंगोत्री में उन्होंने 3 साल योग तपस्या की, जिसके बाद वो हरिद्वार लौट आए। एक बार फिर अपने पुराने दोस्त बालकृष्ण से मिले। बालकृष्ण को एक नए गुरु मिल चुके थे, आचार्य कर्मवीर। कुछ समय बाद ये तीनों, रामदेव, बालकृष्ण और आचार्य कर्मवीर, साथ आए और मिलकर काम शुरू किया। आचार्य कर्मवीर ने इन्हें सिखाया कि योग को बड़े समूहों को कैसे सिखाया जा सकता है। बाबा रामदेव ने गंगा किनारे योग सिखाना शुरू किया। पहले उन्होंने सिर्फ 2 लोगों को योग सिखाया। उनमें से एक गुजराती बिजनेसमैन था जो रामदेव को सूरत ले गया। वहां बाबा रामदेव ने 200 लोगों को योग सिखाया। इसके बाद बाबा रामदेव ने देश भर में योग कैंप्स लगाने शुरू किए। साल 1994 में एक कैंप आयोजक ने बाबा रामदेव को 5,000 रुपए देकर कहा, आप असम के लोगों की बीमारियों के लिए आयुर्वेदिक दवा बना दीजिए। इसके बाद रामदेव ने बालकृष्ण और आचार्य कर्मवीर के साथ मिलकर महासुदर्शन चूर्ण नाम की दवा तैयार की और उसे असम ले गए। यह दवा बुखार, जुकाम और खांसी जैसी बीमारियों के लिए थी। असम के लोगों ने इस दवा को बहुत पसंद किया। यहीं से इन तीनों ने सोचा कि क्यों ना यह काम हरिद्वार में भी शुरू किया जाए। इसी दौरान उन्हें मदद मिली एक बुजुर्ग संत आचार्य शंकर देव की,
जो हरिद्वार के कृपालू बाग आश्रम के प्रमुख थे। आचार्य शंकर देव बुजुर्ग थे और चाहते थे कि उनके बाद कोई उनके आश्रम को संभाले। उन्होंने आचार्य कर्मवीर से आग्रह किया, लेकिन वो तैयार नहीं हुए। तब बाबा रामदेव ने कर्मवीर को समझाया कि अगर तुम ये जिम्मेदारी ले लोगे तो हमें एक स्थायी जगह मिल जाएगी जहां से हम काम कर पाएंगे। कर्मवीर को ये बात व्यावहारिक लगी और वो राजी हो गए। जनवरी 1995 में बाबा रामदेव, बालकृष्ण और आचार्य कर्मवीर ने मिलकर हरिद्वार में एक ट्रस्ट रजिस्टर किया, दिव्य योग मंदिर। इसी के साथ उन्होंने एक मिशन भी तय किया, लोगों को योग सिखाना। बाबा रामदेव और आचार्य कर्मवीर ने आश्रम में योग की क्लासेस शुरू की। धीरे धीरे ये क्लासेस बहुत लोकप्रिय होने लगी। आम लोग ही नहीं बल्कि कई प्रभावशाली लोग भी इनसे जुड़ने लगे। योग की बढ़ती लोकप्रियता को देखकर रामदेव और कर्मवीर ने हरिद्वार के सरकारी अधिकारियों के लिए एक विशेष योग कैंप आयोजित किया। इस एक हफ्ते के कैंप में जिले के पुलिस अधीक्षक और डीएम तक शामिल हुए। इस कैंप के बाद बाबा रामदेव ने एक रणनीति बना ली, सरकार और नेताओं से दोस्ती करने की, फिर चाहे वो सत्ता में हो या ना हो। जब रामदेव और कर्मवीर योग की दुनिया में अपनी पकड़ मजबूत कर रहे थे, तब बालकृष्ण एक अलग ही रास्ते पर थे। वो चाहते थे कि आश्रम में एक आयुर्वेदिक क्लिनिक शुरू किया जाए, लेकिन एक बड़ी समस्या थी। बालकृष्ण के पास न तो कोई डिग्री थी और न ही कोई फॉर्मल ट्रेनिंग, और भारत में आयुर्वेदिक दवाइयों का क्लिनिक या मैन्युफैक्चरिंग यूनिट चलाने के लिए ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1945 के तहत लाइसेंस अनिवार्य होता है। दिसंबर 1995 में बालकृष्ण को एक सॉल्यूशन मिल गया। उन्हें मिले स्वामी योगानंद, जो एक आयुर्वेदिक डॉक्टर थे और उनके पास एक मान्यता प्राप्त लाइसेंस भी था। उन्हें दिव्या फार्मेसी का टेक्निकल सुपरवाइजर बना दिया गया और इस तरह बालकृष्ण को दवाइयां बनाने का कानूनी रास्ता मिल गया। इसके बाद आश्रम में एक आयुर्वेदिक क्लिनिक खोला गया। यहां मरीजों को फ्री मेडिकल कंसल्टेशन दिया जाता था, लेकिन दवाइयों के लिए पैसे लिए जाते थे। इस मॉडल से दिव्या फार्मेसी तेजी से फैलने लगी। गरीब हो या अमीर, लोग इस क्लिनिक में इलाज करवाने आने लगे। साल 2000 के आसपास रामदेव की जिंदगी में एक बड़ा बदलाव आया। दरअसल इस समय इलाहाबाद के एक पत्रकार माधव मिश्रा ने एक धार्मिक टीवी चैनल शुरू किया, आस्था नाम से। आस्था चैनल की लोकप्रियता को देखकर धीरे धीरे बाजार में कई और धार्मिक चैनल भी आ गए, जिनमें एक संस्कार नाम का धार्मिक चैनल भी था। इन चैनलों से रामदेव को एहसास हो गया था कि ये टीवी चैनल्स करोड़ों लोगों तक पहुंचने का सबसे बड़ा जरिया बन सकते हैं। उन्होंने फौरन संस्कार चैनल से संपर्क किया, 1.5 लाख रुपए दिए और कहा, मुझे सुबह 6:45 से 20 मिनट का टाइम स्लॉट दे दो। बस इसके बाद जो परिवार भी योग करना और सीखना चाहता था, वो हर सुबह उठकर टीवी पर बाबा रामदेव का ये योग कार्यक्रम देखने लगा। अब बाबा रामदेव के हरिद्वार वाले आश्रम में भी देश भर से लोग आने लगे, कोई योग सीखने तो कोई दिव्या फार्मेसी की दवाएं खरीदने। अब बाबा रामदेव सिर्फ एक योग गुरु के तौर पर नेशनल आइकन बन चुके थे। उनके योगा कैंप्स में अभिनेता से लेकर नेता आने लगे। इस दौरान दिल्ली में आयोजित उनके एक योग कैंप साहिब सिंह वर्मा और मुरली मनोहर जोशी जैसे नेता भी पहुंचे। यही नहीं, मुलायम सिंह यादव और लालू जैसे नेता भी रामदेव से मिले। जैसे जैसे बाबा रामदेव की पॉपुलैरिटी बढ़ी, दिव्या फार्मेसी की सेल्स भी आसमान छूने लगी। लेकिन पॉपुलैरिटी के साथ पहली बड़ी कंट्रोवर्सी भी आ गई। साल 2006 में सीपीआईएम की नेता वृंदा करात ने आरोप लगाया कि दिव्या फार्मेसी की दवाओं में मानव और पशु की हड्डियों का इस्तेमाल हो रहा है। शुरू में तो यह मामला उछला, लेकिन बाबा रामदेव के एक बयान के बाद जल्दी ही दब गया। रामदेव ने कहा, यह आरोप मुझ पर नहीं है, यह आयुर्वेद पर हमला है और इसके पीछे हैं विदेशी कंपनियां जो चाहती हैं कि भारत का स्वदेशी ज्ञान बदनाम हो। इस जवाब ने आरोप तो दबाया ही, साथ में बाबा रामदेव को सीधे सीधे स्वदेशी आंदोलन का चेहरा बना दिया। बाबा की लोकप्रियता अब और आगे बढ़ चुकी थी। इसके बाद बाबा के योग कैंप जो बिल्कुल फ्री होते थे, उनमें अब टिकट लगने लगा। जितना स्टेज के पास बैठना हो उतना ज्यादा पैसा देना होगा। इसी से बाबा रामदेव और आचार्य कर्मवीर के बीच मनमुटाव शुरू हो गया। बाबा रामदेव ने अपनी पॉपुलैरिटी को पैसे में बदलना शुरू किया तो कर्मवीर इससे सहमत नहीं थे। इस मनमुटाव के बाद रामदेव और बालकृष्ण ने तय किया कि अब हमें अपने रास्ते कर्मवीर से अलग कर लेने चाहिए। अब तक आप समझ चुके होंगे कि बाबा रामदेव बिजनेस माइंडेड व्यक्ति तो थे ही और मुनाफा कमाना जानते थे और इससे कोई गुरेज भी नहीं था। कर्मवीर से अलग होने के बाद बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने एक बड़ा फैसला किया, एक नई कंपनी बनाने का। नाम रखा गया पतंजलि आयुर्वेद। शुरुआत आयुर्वेदिक दवाइयों से हुई। बाबा रामदेव ने इसे अपने योग शिविरों में प्रचारित करना शुरू किया और कुछ ही समय बाद बाबा रामदेव खुद कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर बन गए। साल 2007 आ चुका था। इस समय जिस आस्था चैनल ने बाजार में धार्मिक चैनलों की शुरुआत की थी, वो आर्थिक संकट से गुजर रहा था।
बाबा रामदेव ने उसे खरीद लिया। अब उनके पास खुद का टीवी प्लेटफॉर्म था जो आगे चलकर उनकी सबसे बड़ी मार्केटिंग रणनीति बना। पहले सेलिब्रिटी उनके योग कैंप में आया करते थे, अब बाबा खुद सेलिब्रिटी बन चुके थे, योग गुरु, बिजनेसमैन और अब एक इकोनॉमिक थिंक टैंक। इसके चलते 2010 में पतंजलि ने 163 करोड़ रुपयों का टर्नओवर किया। अब तक रामदेव की बाबागिरी और पतंजलि साइंटिफिक टेम्परामेंट को कुचलकर आगे तो बढ़ रही थी, लेकिन बाबा रामदेव को इसमें सरकार का सपोर्ट नहीं मिल पा रहा था। अब इनको एक ऐसी सरकार चाहिए थी जो इनको खुलकर समर्थन दे सके। इस दौरान कांग्रेस सरकार कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला, 2G घोटाला और कोयला घोटाला को लेकर विवादों में घिर गई, जिसका फायदा उठाकर बाबा रामदेव भी सरकार के खिलाफ मैदान में कूद गए। बाबा रामदेव ने अप्रैल 2011 में अपना भारत स्वाभिमान यात्रा पूरा करने के बाद जून 2011 से दिल्ली के रामलीला मैदान में भ्रष्टाचार विरोधी IAC आंदोलन में हिस्सा लिया। इसमें उन्होंने लोकपाल विधेयक, विदेशों में जमा काला धन वापसी और स्वदेशी शासन की मांग की। रामदेव के आंदोलन ने धीरे धीरे साफ राजनीतिक रूप ले लिया। अगस्त 2012 में उन्होंने दिल्ली में विरोध मार्च निकालते हुए खुलकर कांग्रेस हटाओ देश बचाओ का नारा दिया। हालांकि इस दौरान रामदेव अपने बिजनेस को भी लगातार फैला रहे थे। 2012 तक पतंजलि सिर्फ आयुर्वेदिक दवाइयां बेचती थी, लेकिन अब उन्होंने बाजार में बाम, तेल, टूथपेस्ट, साबुन, क्रीम, शैम्पू, घी जैसे उत्पाद भी उतार दिए। एक तरफ साम्राज्य बढ़ाया जा रहा था और दूसरी तरफ कांग्रेस पर आरोपों का राजनीतिक खेल चल रहा था। रामदेव बार बार कांग्रेस यूपीए सरकार को भ्रष्टाचारी बताते और बात करते मोदी आएंगे तो काला धन वापस लाएंगे। बाबा रामदेव बिना बीजेपी से जुड़े ही वोट फॉर मोदी यात्रा निकालने लगे। कई रैलियों में रामदेव सीधे रूप से मोदी के लिए मतदान की अपील करते दिखे। हरिद्वार की सभा में उन्होंने कहा, नरेंद्र मोदी को दिल्ली में स्थापित करो और देश की खोई हुई शान लौटाओ। रामदेव ने नरेंद्र मोदी को अगला प्रधानमंत्री बनने में पुरजोर मेहनत की, यहां तक के संगठन और संसाधन भी मोदी के लिए समर्पित कर दिए। साल 2014 के लोकसभा चुनाव हुए और कांग्रेस के खिलाफ बनाए गए माहौल ने अपना रंग दिखाया। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस 44 सीटों पर सिमट गई और सत्ता में आई भारतीय जनता पार्टी। नए प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी। जब नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बने तो सबसे पहले उनके द्वारा लिए गए बड़े फैसलों में से एक था आयुर्वेदिक इलाज की पद्धतियों के लिए एक अलग मंत्रालय बनाना। नाम दिया गया आयुष मंत्रालय। यह सब किया गया ये जानते हुए कि आयुर्वेदिक इलाज और उसके तरीकों की कोई ठोस वैज्ञानिक पुष्टि नहीं है। फिर भी सरकार ने इस मंत्रालय को बनाया और आगे हर साल इसके बजट को बढ़ाते गए। इस मंत्रालय के बनते ही अब आयुर्वेद और बाबा टाइप इलाज को सरकारी छत मिल गई, जिसका फायदा उठाकर पतंजलि का कारोबार मोदी के प्रधानमंत्री बनने के 1 साल के अंदर ही 5000 करोड़ रुपयों तक पहुंच गया और अब लगभग 50,000 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका है। हालांकि अपने कारोबार को बढ़ाने में कुछ गलत नहीं है, लेकिन जिन गलत तरीकों का इस्तेमाल कर बाबा रामदेव ने पतंजलि को यहां तक पहुंचाया, उस पर सवाल तो उठेंगे। क्या है ये गलत तरीके, वो बताते हैं। अगर आपको याद हो तो साल 2015 में एक खबर आई थी कि मैगी में सीसा है। इस खबर का बेस था कोलकाता की सेंट्रल फूड लेबोरेटरी की एक रिपोर्ट। दरअसल मार्च 2014 में उत्तर प्रदेश के फूड इंस्पेक्टर संजय सिंह को एक पैकेट पर लिखा दिखा, नो एडेड MSG यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट, जिसकी ज्यादा मात्रा अस्थमा जैसी बीमारी के लिए जिम्मेदार होती है। फूड इंस्पेक्टर संजय सिंह को शक हुआ। उन्होंने मैगी के सैंपल लिए और कोलकाता की सेंट्रल फूड लेबोरेटरी भेज दिए। जून 2014 में रिपोर्ट आई और जैसे ही आई पूरे देश का भरोसा हिल गया। रिपोर्ट में पाया गया कि मैगी में सीसा की मात्रा तय मानक से 1000 गुना ज्यादा थी। स्थानीय न्यूज चैनल्स ने रिपोर्ट चलानी शुरू कर दी। नेस्ले ने कहा, जो ग्लूटामेट मिला है वो तो खाने की चीजों में नेचुरली होता है, हमने कोई MSG नहीं मिलाया। लेकिन विवाद चलता रहा और जून 2015 में भारत सरकार ने देश भर में मैगी पर बैन लगा दिया। नेस्ले को करीब 500 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ और फिर ठीक 4 महीने बाद मैदान में उतरे बाबा रामदेव। दिल्ली में मंच पर खड़े होकर उन्होंने बड़े गर्व से ऐलान किया, आज पतंजलि का आटा नूडल्स लॉन्च हो रहा है। कैमरे के सामने बाबा खुद नूडल्स बनाते दिखे भी, लेकिन सिर्फ 1 महीने बाद भारत की फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया यानी FSSAI ने पतंजलि को नोटिस भेज दिया। सवाल था, आपको नूडल्स बेचने की इजाजत किसने दी? बाबा रामदेव का जवाब आया, हमारे पास पास्ता बेचने का लाइसेंस है और आटा नूडल्स उसी कैटेगरी में आते हैं। लेकिन FSSAI के चेयरमैन ने साफ कहा, इंस्टेंट नूडल्स एक प्री कुक्ड आइटम होता है और इसके लिए अलग लाइसेंस चाहिए। देश में सिर्फ 10 कंपनियों के पास ये स्पेशल लाइसेंस था और पतंजलि उसमें नहीं थी। एक तरफ नेस्ले से सीसा निकालने के लिए सरकार एक्शन में थी और दूसरी तरफ
पतंजलि बिना किसी अप्रूवल के नूडल्स लॉन्च कर रही थी। लेकिन मजे की बात यह है कि इस गैर कानूनी लॉन्च का पतंजलि के बिजनेस पर कोई असर नहीं पड़ा। ना कोई बिक्री रुकी, ना कोई माफी आई, सब कुछ आस्था के नाम पर चलता रहा। साल 2016 में बाबा रामदेव ने पतंजलि के कच्ची घानी सरसों तेल के लिए एक बड़ा विज्ञापन निकाला। इस विज्ञापन में पतंजलि ने दावा किया कि बाकी कंपनियों के सरसों तेल में मिलावट होती है, जबकि उनका तेल बिल्कुल शुद्ध है। यह दावा बहुत बड़ा था। अब सवाल यह उठता है कि अगर FSSAI पहले ही इन तेलों की जांच कर चुकी थी तो फिर उनमें मिलावट कैसे हो सकती थी? या फिर रामदेव जनता के मन में पहले से फैली शंका और अफवाहों को भुनाकर अपना तेल बेचना चाहते थे? रामदेव ने अपने विज्ञापन में अमेरिका की संस्था NCBI का हवाला दिया और कहा कि दूसरे ब्रांड्स के तेल में मिनरल ऑयल जैसी खतरनाक चीज होती है जो कैंसर जैसी बीमारियों का कारण बन सकती है। लेकिन जिस NCBI का रामदेव ने हवाला दिया उस संस्था ने खुद ऐसा कोई दावा नहीं किया था। इससे भी दिलचस्प बात यह थी कि जो रामदेव दूसरों की कंपनी के तेल को मिलावटी बता रहे थे, उसी पतंजलि के सरसों तेल के 5 सैंपल लैब टेस्ट में फेल हो गए। राजस्थान के अलवर स्थित FSSAI के लैब में पतंजलि के 5 सरसों तेल के सैंपल की जांच की गई और 5 सैंपल को घटिया गुणवत्ता वाला पाया गया, जिसके बाद रामदेव के इस भ्रामक प्रचार और अन्य भ्रामक प्रचारों के खिलाफ ASCI यानी एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड्स काउंसिल ऑफ इंडिया में शिकायत दर्ज हुई। कहानी आगे बढ़ी। ASCI ने पतंजलि के 33 विज्ञापनों की जांच शुरू की। हेयर ऑयल, क्ले, टूथपेस्ट, वॉशिंग पाउडर, हर कैटेगरी के एड्स में पतंजलि के दावे गूंज रहे थे। जांच के बाद जो सामने आया वो वाकई चौंकाने वाला था। 33 में से 25 एड्स झूठे पाए गए। उदाहरण के लिए एक ऐड में दावा था कि पतंजलि का हेयर क्लींजर और ऑयल कैंसर रोक सकता है क्योंकि उसमें मिनरल ऑयल नहीं है, लेकिन वैज्ञानिक आधार कहीं नहीं था। एक और ऐड में पतंजलि ने कहा कि उनके कॉम्पिटिटर्स हेक्सेन मिलाते हैं जो एक न्यूरोटॉक्सिक केमिकल है, पर जांच में यह दावा भी गलत निकला। साथ ही बाबा के कई प्रोडक्ट्स जैसे नमक, जैम, बेसन और शहद भी रुद्रपुर की सरकारी लैब के टेस्ट में फेल हो गए। इसके बाद उत्तराखंड के फूड सेफ्टी विभाग ने रामदेव के खिलाफ केस फाइल कर दिया। साल 2016 में हरिद्वार की लोकल कोर्ट ने पतंजलि पर गलत ब्रांडिंग और भ्रामक विज्ञापन के लिए 11 लाख रुपए का जुर्माना लगाया था, लेकिन पतंजलि ने माफी मांगी नहीं। क्या बाबा रामदेव ने विज्ञापन हटाए? नहीं। उनका जवाब था, हमारे खिलाफ विदेशी कंपनियों की साजिश चल रही है। यह कहकर बाबा रामदेव सवालों से तो बच गए, लेकिन घटिया माल इस्तेमाल करने और फर्जी विज्ञापन देने का उनका सिलसिला रुका नहीं। कोलकाता की जिस लैब ने नेस्ले की मैगी को फेल बताया था, उसी लैब ने रामदेव की भी पोल खोल दी। कोलकाता की सेंट्रल फूड लैब ने पतंजलि के मशहूर आंवला जूस को लेकर कहा, यह पीने योग्य नहीं है। साफ कहा गया, यह जूस इंसानों के सेवन के लिए पूरी तरह अनफिट है। सबसे बड़ी बात यह है कि आंवला जूस ही पतंजलि का पहला प्रोडक्ट जिसने पतंजलि को बाजार में पहचान दिलाई थी, और वही प्रोडक्ट सरकारी लैब में फेल हो गया। 3 अप्रैल 2017 को आर्मी की कैंटीन स्टोर्स डिपार्टमेंट CSDB ने भी पतंजलि के आंवला जूस को अनफिट बताते हुए देश भर के 3,900 से ज्यादा कैंटीन सोर्स से इसे हटा दिया। 2017 में ही गर्भवती महिलाओं को दी जाने वाली पतंजलि की शिवलिंगी बीज नाम की आयुर्वेदिक दवा भी क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई। इसमें 31.6% तक मिलावट मिली थी। बाबा जब ये सब कर रहा था तब हमारी सरकार क्या कर रही थी वो भी देखिए। साल 2017 में प्रधानमंत्री मोदी खुद पतंजलि के आयुर्वेद रिसर्च सेंटर का उद्घाटन करने पहुंचे। इसी साल की रॉयटर्स की एक रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि बीजेपी शासित राज्यों में पतंजलि को जमीन खरीदने में करीब $46 मिलियन यानी लगभग 380 करोड़ रुपयों की छूट दी गई। बाबा के कारनामों का तो ये बस ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी थी। जब कोरोना की पहली लहर का कहर पूरे देश में था, रोज हजारों की संख्या में लोग मारे जा रहे थे, इस आपदा को बाबा ने अवसर बना दिया। 23 जून 2020 को पतंजलि ने कोरोनिल किट लॉन्च की। इस कार्यक्रम में तत्कालीन स्वास्थ्य मंत्री हर्षवर्धन खुद शामिल हुए। बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण ने दावा किया कि यह दवा कोरोना से बचाव और इलाज में असरदार है। उन्होंने कहा, कोरोनिल से लाखों लोगों की जान बचाई गई और यह दावा उन्होंने रिसर्च के आधार पर किया है और इसे WHO ने अप्रूव किया। कोरोनिल किट में 3 चीजें थी, कोरोनिल टैबलेट्स, स्वासरीवटी और अणुतेल। इस किट की कीमत 545 रुपए रखी गई थी और इन्हें अलग अलग भी खरीदा जा सकता था। आचार्य बालकृष्ण ने इसे दुनिया की पहली एविडेंस बेस्ड आयुर्वेदिक मेडिसिन बताया जो कोरोना के खिलाफ क्लिनिकल ट्रायल्स में सफल रही है। उन्होंने कहा, हमने सैकड़ों कोरोना पॉजिटिव मरीजों पर इसका ट्रायल किया और अच्छे नतीजे मिले।
उस समय तक कोविड वैक्सीन पब्लिक के लिए उपलब्ध नहीं थी, इसलिए यह दावा और भी बड़ा हो गया। बाबा रामदेव ने कहा, कोरोनिल लेने से लोग 14 दिन में ठीक हो जाएंगे और 69% मरीज तो सिर्फ 3 दिन में ही स्वस्थ हो गए। लेकिन उसी दिन आयुष मंत्रालय ने बयान जारी किया कि इस दवा को अभी तक किसी भी सरकारी अथॉरिटी ने मंजूरी नहीं दी है। WHO ने भी कहा उन्होंने इसे अप्रूव नहीं किया है। इसके बाद आयुष मंत्रालय ने पतंजलि को निर्देश दिया, जब तक रिसर्च की पूरी जानकारी नहीं मिलती तब तक इसका प्रचार बंद करो। लेकिन बाबा रामदेव के इरादे कुछ और ही थे। कोरोनिल लॉन्च के सिर्फ 4 महीने के अंदर पतंजलि ने करीब 25 लाख किट बेच दी और लगभग 250 करोड़ रुपए की कमाई कर ली। आचार्य बालकृष्ण ने कहा कि कोरोनिल की डिमांड इतनी ज्यादा है कि हमारे बाकी प्रोडक्ट्स जैसे घी, टूथपेस्ट या एलोवेरा भी इसकी बराबरी नहीं कर पा रहे। डिमांड इतनी बढ़ गई कि तेलंगाना जैसे राज्यों में 545 रुपए की कोरोनिल किट 1800 रुपयों तक में बिक रही थी। सरकार ने तो विज्ञापन बंद करने को कहा था, लेकिन न्यूज चैनल्स ने कोरोनिल का जबरदस्त प्रमोशन किया। अगर इन चैनलों ने थोड़ी रिसर्च की होती तो उन्हें समझ आता कि कोरोनिल के ट्रायल्स कितने सीमित थे। इसका क्लिनिकल ट्रायल जयपुर के नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज NIMS में हुआ, जहां सिर्फ 100 मरीजों पर टेस्ट किया गया। इसके अलावा जिन मरीजों पर ट्रायल हुआ वो या तो बिना लक्षण वाले थे या बहुत हल्के लक्षणों वाले, यानी वो लोग वैसे भी ठीक हो सकते थे। बाबा के इतने बड़े ब्लंडर करने के बाद भी सरकार ने कोई खास एक्शन बाबा के खिलाफ लिया नहीं। क्यों? क्योंकि सरकार आयुष मंत्रालय की स्थापना के बाद से ही खुद साइंटिफिक टेम्परामेंट को कुचलने में ऐसे बाबाओं की मदद करती आई। 2020 में मोदी सरकार ने एक और विवादित फैसला लिया कि सरकारी अस्पतालों में आयुर्वेदिक डॉक्टर भी अब कुछ सर्जरी कर सकते हैं, यानी जिन्हें मॉडर्न मेडिकल साइंस की ट्रेनिंग नहीं है वो अब सर्जरी करेंगे। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसका जबरदस्त विरोध किया और देश भर में हड़ताल का ऐलान किया। डॉक्टर्स ने कहा यह तो उल्टा चलने वाला फैसला है। 2 अलग अलग सिस्टम्स को जबरदस्ती मिलाया जा रहा है, जिससे मरीजों की जान को खतरा है। काशी हिंदू यूनिवर्सिटी के आयुर्वेद प्रोफेसर किशोर पटवर्धन भी सरकार की इस पॉलिसी से सहमत नहीं थे। उनका कहना था कि अगर आयुर्वेद को बढ़ावा देना है तो पहले उसके रिजल्ट्स और रिसर्च सामने लाओ, सिर्फ प्रचार से कुछ नहीं होगा। लेकिन मोदी सरकार सिर्फ इतना ही नहीं कर रही थी। सरकार पर यह भी आरोप लगे कि वो साइंटिफिक एजुकेशन को कमजोर कर रही है। रिसर्च फंड काटे गए, स्कूल कॉलेज में पौराणिक कथाओं को इतिहास की तरह पढ़ाया जाने लगा। बीजेपी के एक नेता और पूर्व उच्च शिक्षा मंत्री सत्यपाल सिंह ने तो डार्विन की थ्योरी को ही गलत बता दिया। It is only a theory. It is not a principle. It is not a rule. And if I am making a statement, I am a very responsible man, a responsible minister. वहीं एक हिंदूवादी प्रोफेसर ने कह दिया कि प्राचीन भारत में टेस्ट ट्यूब बेबी का कॉन्सेप्ट था और खुद प्रधानमंत्री मोदी ने 2015 में कहा था प्लास्टिक सर्जरी की शुरुआत भी भारत में हुई थी और इसका सबूत हमारे हिंदू ग्रंथों में है। जब ये सब बातें देश के सबसे बड़े नेता या मंत्री लोग बोलते हैं तो आम जनता उसे सच मान लेती है। इससे समाज का बहुत नुकसान होता है। लोग जो साइंटिफिक टेम्परामेंट रख रहे थे वो भी धीरे धीरे खोने लगते हैं। खैर, अपने टॉपिक पर वापस आते हैं। भ्रामक दावों के साथ सामान बेचने के इतने मामले हैं कि अगर हम डिटेल में जाएं तो 1 घंटे की वीडियो भी कम पड़ जाएगी। साल 2021 में रामदेव के प्योर गाय घी का लैब टेस्ट में फेल हो जाना या फिर पतंजलि का दिव्य दंत मंजन में नॉनवेज मटेरियल इस्तेमाल होने के बाद भी ग्रीन टैग यानी वेजिटेरियन लगाकर बेचने की बात हो, या फिर हाल ही में हुआ रूह अफ़ज़ा विवाद जिसमें रामदेव ने दावा किया कि रूह अफ़ज़ा जैसे प्रोडक्ट्स को खरीदने से मस्जिदों को चंदा जाता है और आतंकी गतिविधियों को बढ़ावा मिलता है। उन्होंने खुले तौर पर हिंदू समाज से अपील की कि वो ऐसे उत्पादों का बहिष्कार करें और केवल पतंजलि के उत्पादों का इस्तेमाल करें। इस टॉपिक पर हमने एक सेपरेट वीडियो किया है जो आप देख सकते हैं। हालांकि सुप्रीम कोर्ट बाबा रामदेव और उनकी कंपनी पतंजलि आयुर्वेद को ऐसे भ्रामक विज्ञापनों के लिए साल 2024 से ही कड़ी फटकार लगा चुका है। दरअसल बाबा रामदेव ने दावे किए थे कि पतंजलि के कुछ प्रोडक्ट से मधुमेह, अस्थमा और उच्च रक्तचाप जैसी बीमारियां भी ठीक हो सकती हैं, जिसके बाद भारतीय चिकित्सा संघ ने बाबा के खिलाफ एक शिकायत दर्ज की। ये लाइलाज बीमारियां हैं, बाबा भ्रम फैलाकर अपने प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, जिस पर सुनवाई करते हुए फरवरी 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने पतंजलि के ऐसे विज्ञापनों पर अस्थायी प्रतिबंध लगा दिया और बाबा रामदेव और आचार्य बालकृष्ण को अदालत में पेश होने का आदेश दिया। अदालत ने पाया कि पतंजलि ने पहले दिए गए आश्वासनों के बावजूद भ्रामक विज्ञापन जारी रखे। अदालत ने यह भी चेतावनी दी कि यदि भविष्य में आदेशों का उल्लंघन हुआ तो कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके बाद
पतंजलि ने एक माफीनामा दिया। अप्रैल 2024 में अदालत ने पतंजलि द्वारा प्रकाशित माफीनामे को लेकर कहा कि माफीनामा भी इतना ही बड़ा होना चाहिए जितने बड़े बड़े आपने विज्ञापन दिए थे। अंततः अगस्त 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने बाबा रामदेव और बालकृष्ण द्वारा बिना शर्त माफी स्वीकार करते हुए अवमानना की कार्यवाही समाप्त कर दी, लेकिन उन्हें भविष्य में आदेशों का पालन करने की सख्त चेतावनी दी। हैरानी की बात यह है कि सुप्रीम कोर्ट की इतनी सख्त टिप्पणी के बाद भी बाबा को भ्रामक दावे करने से रोका नहीं जा सका और इनके ये भ्रामक दावे अभी भी जारी हैं। एक जमाना था जब बाबा रामदेव सुबह 5 बजे टीवी पर आते थे और देश को योग, प्राणायाम ये सब सिखाते थे, लेकिन उन्हें एक योग गुरु मानते थे लोग, जो जीवन शैली बदलने की बात करता था। लेकिन धीरे धीरे पर्दा हटता गया और पीछे से एक कॉरपोरेट सम्राट निकलकर सामने आया। अब बाबा का ध्यान सांस पर नहीं, शेयर पर था। अब योग केवल एक दरवाजा है, एक ऐसा दरवाजा जिससे होकर अरबों की दौलत, पॉलिसी में दखल और राजनीतिक पहुंच तक पहुंचा जा सकता है। उन्होंने साबित कर दिया कि अगर चोला भगवा हो तो बिजनेस भी भक्ति बन जाता है और टैक्स बचाने की स्कीम भी तपस्या कहलाती है। पहले काले धन के खिलाफ आंदोलन करते थे, आज अपने ही ट्रस्ट के भीतर धन के कई शेड्स दिख रहे हैं, रसीदें गायब हैं, ट्रांजैक्शन संदिग्ध हैं और लाभ की मलाई सिर्फ चुनिंदा अपनों को मिल रही है। सवाल यह है कि क्या योग गुरु होना आपको पारदर्शिता से ऊपर रख देता है? क्या धर्म की ओट में खड़े होकर आप किसी भी वित्तीय अनियमितता से बच सकते हैं? बाबा ने आयुर्वेद को नया बाजार दिया, यह सच है, लेकिन उसी के साथ उन्होंने पूंजीवाद को भगवा चादर उड़ा दी, ये भी उतना ही बड़ा सच है। और जब पूंजीवाद धर्म के नाम पर चलता है तब सवाल पूछना गुनाह बना दिया जाता है। पत्रकारों पर केस, आलोचकों पर हमला और सच्चाई पर ताले। बाबा रामदेव अब सिर्फ योग गुरु नहीं है, वो एक ब्रांड है, एक पॉलिटिकल प्रॉक्सी है और एक ऐसा सिस्टम है जो जनता के विश्वास से बना लेकिन अब उसी पर भारी पड़ता जा रहा है। आखिर में सवाल वही है, जब कोई बाबा सत्ता, बिजनेस और भक्तों तीनों को एक साथ चला रहा हो तो वो संत है या सत्ता का सबसे चालाक सौदागर? आपको क्या लगता है? अपनी राय इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में लिखें। फ्रॉड बाबा के बाकी एपिसोड्स भी दिखें और अगर कोई सवाल हो, सुझाव हो, सलाह हो तो वो भी लिखकर भेज दीजिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल का आइकन दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। शुक्रिया।